स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आज जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जो अध्याय 6 है आपके नियंत्रण एवं समन्वय। पिछली क्लास के अंदर हमने 5वें अध्याय के अंदर जीव प्रक्रम को पढ़ा था, यानी मानव शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं, उनको नियंत्रण करने वाले तंत्र, उन सबको हमने जीव प्रक्रम में पढ़ा था। और इसके अंदर भी मानव शरीर का एक मुख्य तंत्र सम्मिलित है जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, यानी पूरे शरीर का कंट्रोल करने वाला जो हमारा ब्रेन है, इससे निकलने वाले तार है, तंत्रिकाएं हैं। तो इसके अंदर हम हमारे शरीर के अंदर जो पूरा कंट्रोल करने वाला तंत्र है, तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है? हमारा ब्रेन, इससे निकलने वाले तार जो पूरे शरीर को कंट्रोल करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र। देखिए, ये जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला तंत्र कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। जैसे देखिए, मैं बोल रही हूँ, मेरे दिमाग ने सोचा तभी मैं बोल पा रही हूँ, मेरा दिमाग काम कर रहा है तभी मैं बोल पा रही हूँ, मैं कुछ भी लिख रही हूँ, आपके सामने देख रही हूँ, इन सारी क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है? हमारा दिमाग, ब्रेन या मस्तिष्क। तो इस मस्तिष्क से जो जो सूचनाएं निकलती है कि हाथ से लिखवाना है, आंखों से देखना है, जो भी क्रिया करती है वो दिमाग क्या करता है? शरीर को संकेत देता है, और उस संकेत से शरीर उसी अनुरूप काम करता है। जैसे मेरे दिमाग ने बोला हाथ को कि तेरे को यहाँ पर कुछ लिखना है, अब दिमाग ने हाथ को बोला है, ये सूचना जिन तारों के द्वारा जाएगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? तंत्रिका। और सूचना देने वाला मुख्य सूचना प्रसारण अंग कौन सा है? मस्तिष्क या ब्रेन। ठीक है, इन सब से मिलकर जो पूरा तंत्र बनता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और यही तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय करता है। तो आपको बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया होगा कि जो आपके अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय, इसके पास में आप बुक में देखिए, आपके ये जो डायग्राम है ये हमारे मस्तिष्क या ब्रेन का डायग्राम बनाया हुआ है, यानी इसके अंदर हमारे मस्तिष्क के बारे में, वो कैसे काम करता है, उससे मिलकर जो जो तंत्रिका काम करती है, या शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती है जो ब्रेन के अंडर में काम करती है, यानी हार्मोन निकालने वाली ग्रंथियां। इन सब को मिलाकर हम किस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे? आपके 6ठे अध्याय के अंदर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो स्टूडेंट्स, अपनी किताब निकाल के बैठिए, मेरे साथ साथ चैप्टर को पढ़िए। इसमें जो भी ब्रेन के बारे में बताया हुआ है उसको पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगी, और फिर हम उसको किताब की भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए शुरू में कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण यानी रख रखाव कार्य में संलग्न जीव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक और धकेल कर बाहर आ जाता है। नवोद्भिद यानी नया उगलने वाला छोटा सा पादप। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती है तो ये गतियां नहीं होती है। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलता बच्चा, जुगाली करती भैंस आदि, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती है। ये किसके कारण होती है? मस्तिष्क के कारण, ब्रेन के कारण, तंत्रिका तंत्र के कारण होती है। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। यानी बिल्ली दौड़ रही है तो मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आया होगा, कुछ काम करने के लिए दौड़ रही होगी, उसको चूहा दिखा होगा या उसके पीछे कुत्ता पड़ा होगा, कोई भी कारण हो सकता है। और इस कारण के अंदर उसका मेन शरीर का कौन सा पार्ट रोल निभा रहा है? जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वही किसी काम को करने के लिए शरीर को क्या करता है? प्रेरित करता है। बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है
या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे आप बैठे हो अंधेरे के अंदर या कम प्रकाश के अंदर, एकदम से आप जैसे रात में सो रहे हो, अंधेरा किया हुआ है रूम में, एकदम से किसी ने लाइट जलाई तो आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसका अनुसरण करने के लिए या उसका अनुकूलित उसके अनुसार होने के लिए आप आंख को थोड़ा सा खोलते हो ताकि जो मांसपेशियां है उस प्रकाश को अंदर एडजस्ट कर पाए, ठीक है। उसी प्रकार जैसे आप बैठे हो, आपका एकदम से हाथ किसी गर्म वस्तु को छुआ तो अपने आप हाथ हट गया, हटा कि नहीं हटा? क्योंकि शरीर ने अनुक्रिया की। अगर कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है, बेहोश करने के बाद चाहे उसके हाथ पे कुछ गर्म वस्तु डालो या उसका हाथ गर्म वस्तु पे रखो, उसके शरीर में कोई क्रिया नहीं होगी क्योंकि उसका मस्तिष्क है वो निष्क्रिय अवस्था में, ठीक है। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। आपको पता है क्लास में आप जोर से बोलोगे तो डांट पड़ सकती है, पिटाई भी हो सकती है, तो उस समय आपका दिमाग क्या सोच रहा है कि बोलना तो है ही, लेकिन धीरे धीरे बोलो ताकि टीचर को भी पता ना चले और हम भी बात कर पाए। यानी आप धीरे धीरे बुदबुदाते हो या फुसफुसाते हो। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं से अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। यहाँ जैसे कि हमारा मस्तिष्क, हम जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं, उस सोचने को नियंत्रण कौन करेगा? हमारा ब्रेन या मस्तिष्क। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय की क्रियाकलापों में किया जाता है। अब आता है अपना जंतु तंत्रिका तंत्र। देखिए, जंतु तंत्रिका तंत्र क्या है? मुख्य रूप से मनुष्य के अंदर हम तंत्रिका तंत्र को पढ़ेंगे। किस किस प्रकार बना होता है? शरीर को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र। तो हमारा तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या है ये तंत्रिका तंत्र? किस किस प्रकार के इसके भाग है? इसको मैं पहले मेरी अपनी भाषा में समझा रही हूँ, फिर हम किताब की भाषा को पढ़ेंगे। तो देखिए, जो तंत्रिका तंत्र है ये 3 प्रकार का होता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या इसे बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर आएगा हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, और एक रीढ़ की हड्डी के अंदर का जो भाग है जिसे हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु। क्या बोलेंगे? मेरु रज्जु। अगर हम सिर्फ मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं या मेरु रज्जु के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम कौन सा तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र क्या होता है? मानव शरीर का सोचने समझने वाला तंत्र, सोचने समझने और नियंत्रण करने वाला तंत्र, नियंत्रण करने वाला तंत्र किसे बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र को। पहला हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें आएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। दूसरा आएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र।
देखिए हमारा ये है मस्तिष्क और इससे ये क्या निकलती है, मेरु रज्जु। ये तो हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब हमारे शरीर में कुछ काम मस्तिष्क करवाता है, कुछ मेरु रज्जु करवाती है। जैसे हाथ को हिलाना है तो मस्तिष्क ने संकेत दिया, वो संकेत कुछ तारों से हाथ तक जाएंगे और इसको बोलेंगे तू ये काम कर। तो उन तार जो मस्तिष्क से निकलेंगे और जो मेरु रज्जु से निकलेंगे, इन तारों को हम क्या बोलेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र। समझ में आया ना। केवल अगर आप मस्तिष्क और मेरु रज्जु को पढ़ रहे हो तो आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हो। अगर आप मस्तिष्क से निकलने वाले, मेरु रज्जु से निकलने वाले तारों को पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो, परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो मस्तिष्क से तार निकलते हैं इन्हें क्या बोलेंगे, कपालीय तंत्रिका। क्या बोलेंगे, कपालीय तंत्रिका, क्रेनियल नर्व। और इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी, यानी टोटल 24। और उसी प्रकार जो मेरु रज्जु से तार निकलेंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे, मेरु रज्जु तंत्रिका। क्या बोलेंगे, मेरु रज्जु तंत्रिका। और इनकी संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी, टोटल 62 या 31 पेयर्स। जो तार दिमाग से संकेत लेकर जाते हैं शरीर के अंगों तक, उन तारों को बोलेंगे कपालीय तंत्रिका। उनकी संख्या होगी 12 जोड़ी, यानी टोटल 24। जो तार मेरु रज्जु से निकलेंगे शरीर के अंगों तक सूचना ले जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेरु रज्जु तंत्रिका। और इनकी संख्या कितनी होगी, 31 जोड़ी। तो कपालीय तंत्रिका और मेरु रज्जु तंत्रिका को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और अगर सिर्फ मस्तिष्क और मेरु रज्जु को देख रहे हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो तीसरे प्रकार का आता है वो आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या नाम है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए ये जो तंत्रिका तंत्र है ना, ये हमें दिखाई नहीं देगा शरीर के अंदर, ये एक क्रिया के आधार पर नाम दिया गया है। अगर आपका शरीर एक्टिव है तो उस समय जो काम करेगा वो होगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अगर आप रेस्ट में हो, बिल्कुल टेंशन फ्री और निष्क्रिय अवस्था में हो, तो उस समय जो तंत्रिका तंत्र का काम रहेगा वो रहेगा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यानी एक होता है अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी। जैसे आपको डर लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है, उस समय आपके शरीर में क्या क्या क्रिया होगी, आपकी आंखें फट जाएगी, आपको पसीना आएगा, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, आपकी भूख कम हो जाएगी। यानी पीछे कुत्ता पड़ गया है, डर लग रहा है, उस समय जो जो शरीर में काम होगा उस समय के तंत्रिका तंत्र को हम क्या बोलेंगे, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यानी जब हमारा शरीर एक्टिव हो, आप रेस्ट में हो, कोई टेंशन नहीं है, नींद ले रहे हो आराम से, शरीर की क्रियाएं नॉर्मल चल रही है, उस समय के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यानी ये जो तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसे हम शरीर में देख नहीं सकते, ये सिचुएशन के आधार पर नाम दिया गया है। तंत्रिका तंत्र के कारण शरीर की क्रियाएं एक्टिव है ज्यादा तो अनुकंपी, और नॉर्मल है या निष्क्रिय है तो परानुकंपी। तो ये होता है हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र। इसको बना लीजिए आप। और इसको अब हम किताब की भाषा में देखते हैं। देखिए किताब में पढ़ने से पहले एक आपके सामने संरचना दिख रही है, ये एक तंत्रिका की संरचना है। अभी जो मैंने आपको बताया ना, कि ये मस्तिष्क से निकलने वाले तार है, ये मेरु रज्जु से निकलने वाले तार है, इन तारों का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से होगा। और उन कोशिकाओं का नाम क्या है, उन कोशिकाओं का नाम है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। यानी जो भी तार हमारे दिमाग से सूचना ले जाएंगे, मेरु रज्जु से सूचना ले जाएंगे, वो तार कुछ छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उन कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, न्यूरॉन की संरचना बताइए, न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया है।
तो इस जो संरचना है इसको हम विस्तार से देखते हैं। एक कोशिका की सूचना ले जाने वाली की संरचना इस प्रकार की होगी। देखिए जो आगे का ये चौड़ा भाग है, इसके जो ये भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका काय। क्या बोलते हैं? कोशिका काय, यानी कोशिका की मुख्य संरचना यही है। अब कोशिका होगी तो उसके अंदर केंद्रक होगा कि नहीं होगा? तो इस कोशिका के अंदर ये क्या है? केंद्रक। इसके किनारों पर इस प्रकार के अंगुली जैसे उभार है जो सूचनाओं को आगे लेने का काम करते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? द्रुमिका। कोशिका के बीच का जो लंबा भाग है इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। और इसका जो अंतिम सिरा है इसे तंत्रिका का अंतिम सिरा या टिलोडेंड्रिया कहते हैं। अब देखिए ये एक कोशिका, इस कोशिका से पूरा तार बनाना है, तो ये एक कोशिका जुड़ी, दूसरी कोशिका इसके पीछे जुड़ गई, यानी दूसरी कोशिका का ये वाला भाग यहाँ पर जुड़ जाएगा। तीसरी कोशिका का फिर अगला भाग इसके पैर से जुड़ जाएगा, यानी इसका मुंह और पैर, इसके पैर से आगे वाली कोशिका का मुंह जुड़ेगा, आगे वाली कोशिका के पैर से उसकी अगले वाली कोशिका का मुंह जुड़ेगा, यानी सूचना किधर से किधर जाएगी? कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष से होती हुई अंतिम सिरे तक जाएगी। जैसे ही सूचना यहाँ पहुंचेगी, इन भागों से रसायनों के रूप में सूचना दूसरी कोशिका के कोशिका काय के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में। इस प्रकार कोशिकाओं में सूचना बहेगी और एक तार जैसी संरचना बन जाएगी। जहां पर दो कोशिका जुड़ेगी ना, उस स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। उनमें रिक्त स्थान ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जिसे सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जहां पर दो तंत्रिका कोशिका जुड़ेगी, एक कोशिका से सूचना दूसरे में जाएगी, उस संरचना को हम क्या बोलेंगे? सिनेप्स। ठीक है, अब किताब की भाषा पढ़ते हैं। जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाए कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण स्वायी ग्राही गंध का पता लगाते हैं, यानी रस का पता लगाने के लिए रस ग्राही और सूंघने का पता लगाने के लिए घ्राण ग्राही। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, यानी सूचना इन भागों से ग्रहण की जाएगी और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है, यानी करंट की तरह सूचना आगे जाएगी। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। द्रुमिका फिर इसके अंदर कहां पर गया? कोशिका काय में, फिर तंत्रिका से होता हुआ पिछले सिरे तक कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष एक्सोन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं। मैंने बोला ना, जहां पर दो कोशिका जुड़ेगी उस दरार को क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स। और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। अंततः इसी तरह का एक सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं की जैसी पेशिका कोशिका या ग्रंथि कोशिकाओं तक ले जाता है। देखिए ये पहली कोशिका है, दूसरी कोशिका के अंदर सूचनाओं को रसायनों के रूप में डाल रही है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन एक संगठित जाल बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। तो आपको स्टूडेंट्स एक तो ये डायग्राम अच्छी तरह याद करना है, बनाना है इसको 3-4 बार, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 99% यही क्वेश्चन बनता है। न्यूरॉन की संरचना बताइए और उसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, इसके अंदर कौन कौन से भाग क्या क्या काम करते हैं, उस पूरे पैराग्राफ को आपको याद करना है। चित्र 6.1 को देखिए तथा इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। जहां सूचना उपार्जित की जाती है वो भाग कौन सा है? द्रुमिका।
जहां सूचनाएं, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, बीच वाला भाग कौन सा? तंत्रिकाक्ष। और तीसरा क्या है? जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे ये आगे संचरित हो सके, तो तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा, या इसे क्या बोला जाता है? टीलोडेंड्रिया। तो ये न्यूरॉन की संरचना थी। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? नहीं करते हैं। यदि हाँ तो आप सोचते हैं ये क्यों होता है? नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी और भोजन, इस तरह के अंतर जानने के लिए और उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा कीजिए। कुल मिलाकर ये समझाना चाहता है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ, सूंघने के लिए नाक, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंख और स्पर्श को पता करने के लिए हमारी त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती है जो किसके कांटेक्ट में रहकर काम करती है? हमारे मस्तिष्क या ब्रेन के। व्यक्ति का अगर ब्रेन सही काम नहीं कर रहा है, मतलब ज्ञानेंद्रिय अभी किसी काम की नहीं है, व्यक्ति बेहोशी अवस्था में, ना तो उसे सुगंध आएगी, ना खाने का पता चलेगा, ना वो देख पाएगा, ना वो सुन पाएगा, ना वो टच करने का एहसास हो पाएगा। तो सारा खेल किसका है? हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का, तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, आगे एक पॉइंट आता है प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल मैं इजी भाषा में समझा रही हूँ। जैसे मैं खड़ी हूं, आपको पढ़ा रही हूं, और पढ़ाते पढ़ाते मेरा हाथ यहाँ पीछे एकदम से टच हुआ, और टच होते ही मेरे को करंट लगा, मेरा हाथ अपने आप हट गया, और फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे करंट लगा था। अब मेरा दिमाग तो अब सोच रहा है कि करंट लगा था, फिर हाथ को किसने हटाया? ये जो काम जो बिना मस्तिष्क को पता चले ही हो जाता है, ये काम कौन करता है? मेरु रज्जु। यानी मेरु रज्जु और मस्तिष्क के काम में क्या अंतर है? लगभग शरीर के 90% काम मस्तिष्क करता है, 10% काम कौन करती है? मेरु रज्जु। अंतर क्या है? अगर कोई काम बहुत ज्यादा जल्दी हो, क्योंकि मस्तिष्क सोचेगा फिर काम करेगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर इतना सोचते कि करंट लग रहा है, नुकसानदायक है, हाथ को हटाया जाए, तब तक तो मृत्यु हो सकती है, तो उसको सोचने से पहले ही हाथ को हटा दिया, काम कर दिया। वो काम किसने करवाया? मेरु रज्जु ने। यानी बहुत फास्टली काम करवाता है मेरु रज्जु। और मेरु रज्जु के द्वारा किया गया वो काम जिसका मस्तिष्क को पता ही ना चले, मस्तिष्क की अनुपस्थिति में जो मेरु रज्जु द्वारा काम करवा दिया जाता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्ट रिएक्शन। देखिए, जैसे देखिए इस बर्तन से ऊष्मा निकल रही है, और ऊष्मा निकलते इस व्यक्ति के हाथ में क्या हुआ? ऊष्मा से दर्द उत्पन्न हुआ, जलन उत्पन्न हुई। तो इस यहां से सूचना जा रही है मेरु रज्जु के अंदर, तो इस पेशी को पीछे खींचा गया, ये सूचना यहाँ ले गई। जैसे ही हाथ दूर हटा, फिर ये जो मांसपेशी है वो बिल्कुल क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। ये क्या थी? प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए इसमें भाषा में क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लो से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। यानी इतने जल्दी होने वाले काम जिसमें मस्तिष्क का रोल नहीं होता है, क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। इसका क्या अभिप्राय? इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं, फिर भी ये वे स्थितियां जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में नियंत्रण और समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है? यानी बिना सोचे समझे हम जो जल्दी से काम कर लेते हैं, उसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया। हाँ बोलो। इस पर फिर से विचार करते हैं। उदाहरण लेते हैं कि आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दूराग्राही तथा खतरनाक स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा?
उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः ये बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रिया से जुड़ने के लिए बाध्य है। देखिए अगला यहाँ पैराग्राफ, डायग्राम के ऊपर वाला पैराग्राफ देखिए। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है, तब तक नुकसान हो सकता है उस क्रिया से। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। तो ये स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, एक लाइन में ध्यान रखना है। ऐसी क्रियाएं जो इतनी जल्दी हो जाए कि मस्तिष्क को पता ही ना चले और कुछ दुर्घटनाओं से बचाने के लिए जल्दी से वो क्रियाएं होती है, मेरु रज्जु के कारण होती है, क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया। और इसके बाद आता है आपके मानव मस्तिष्क, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी और साथ साथ में किताब लेके बैठिए, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ अंडरलाइन करते जाना है आपको और साथ साथ में चैप्टर को याद करते जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम के बीच में टाइम बहुत कम रहा है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए साथ साथ आपको याद करना है, रिवीजन करते जाना है। जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।